नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने शुक्रवार को इजरायल को यह आदेश दिया कि वो गजा पट्टी में नरसंहार बंद करे। इसके साथ ही 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। सुनवाई कर रहे 17 जजों में से ज्यादातर ने यह कहा कि इजरायल को अपनी क्षमता के अनुसार हर वो चीज करनी चाहिए जिससे फलस्तीनी लोगों की मौतों, शारीरिक या मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाने से बचा जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि इजरायल को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो फलस्तीनी महिलाओं को, बच्चों को जन्म देने में बाधा पहुंचाता हो। अदालत ने इजरायल को गजा में फलस्तीनियों के लिए बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने का भी निर्देश दिया। अब सवाल ये है कि क्या इजरायल फैसले का पालन करना चाहेगा। ये बहस का विषय है क्योंकि अदालत के पास कोई इन्फोर्समेंट पावर्स नहीं है। ये मुकदमा दक्षिण अफ्रीका ने दायर किया था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने फैसले के लिए ICJ को धन्यवाद दिया है। सरकार ने कहा वो स्वागत करती है और उसे पूरी उम्मीद है कि इजरायल अदालत के आदेशों के आवेदन को विफल करने के लिए कार्य नहीं करेगा। इसने आगे कहा यह फैसला फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय की तलाश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वहीं हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जुहरी ने अदालत के फैसले को एक महत्वपूर्ण फैसला बताया जो इजरायल को अलग थलग करने और गजा में उसके अपराधों को उजागर करने में योगदान देता है। वहीं फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद मलिकी ने कहा है कि ICJ के फैसले से पता चलता है कि कोई भी देश कानून से ऊपर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री नलेदी पंडोर ने कहा कि अगर इजरायल संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन करना चाहता है तो उसे गजा में लड़ाई रोकनी होगी। उन्होंने कहा कि आप युद्ध विराम के बिना मदद और पानी कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप आदेश पढ़ते हैं तो निहितार्थ यह है कि युद्ध विराम अवश्य होना चाहिए। नीतीश कुमार अब बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी नए डिप्टी CM हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बीजेपी और JDU की सरकार बननी अब तय हो गई है और नई सरकार का शपथ ग्रहण इसी रविवार को होने के आसार हैं। इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए सुशील मोदी ने राजनीति को संभावना को खेल बताते हुए कहा कि जो दरवाजे बंद हैं वो खुल सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर आगे बोलने से इनकार कर दिया। बता दें जदयू और RJD में गहराती दरार की चर्चा के बीच दोनों दलों ने गुरुवार को अलग अलग बैठकें की, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए थे। उनके साथ भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी थी। बिहार में JDU और RJD के बीच कलह की अटकलों के बीच इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि लालू ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को महागठबंधन में शामिल होने को लेकर प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में कुछ लोकसभा सीटों के साथ डिप्टी CM पद का ऑफर भी शामिल है। हालांकि वहीं संतोष मांझी ने कहा है वो इस तरह के ऑफर से प्रभावित नहीं हैं। उन्होंने कहा हम NDA के साथ हैं, ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं। बता दें राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए लालू यादव गुट ने 122 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए गुणागणित शुरू कर दिया है। RJD नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि ये कल्पना नहीं कर सकता था कि नीतीश कुमार NDA में लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो क्या चाहते हैं, इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखे, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। बिहार में सियासी हलचलें तेज हुई हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि CM नीतीश कुमार एक बार फिर सियासी पाला बदल सकते हैं। शुक्रवार को राजभवन में गणतंत्र दिवस के समारोह में भी नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे। इस मौके पर तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे थे। इस बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो वो बोले जो नहीं आए हैं उन्हीं से पूछिए ना। नीतीश कुमार से पत्रकारों ने बीजेपी के साथ जाने से जुड़े हुए सवाल पूछे, मगर नीतीश कुमार ने इन सवालों को अनसुना कर दिया। बता दें राजभवन में नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यादव की कुर्सी पड़ी हुई थी जिस पर तेजस्वी का नाम लिखा था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने नाम हटा दिया और खुद वहां जाकर बैठ गए। न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि बीजेपी ने बिहार में पार्टी यूनिट की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 27 से 28 जनवरी को करी जाएगी। बीजेपी के इंचार्ज विनोद तावड़े कल पटना जा सकते हैं। वहीं रविवार को नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बिहार में अधिकतर खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। अब इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से एक खबर और दी है। उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि 10 से ज्यादा कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बता दें बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा द्वारा फिर से नीतीश कुमार की JDU के साथ हाथ मिलाने की अफवाहों के बीच ये बात सामने आई है। वहीं बीजेपी पहले ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को अपने सहयोगी पूर्व CM जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए भेज चुकी है। अब ये भी देखना होगा कि जीतन राम मांझी किस ओर पाला पलटते हैं।
बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात की है। सम्राट चौधरी से जब बिहार में हो रही सियासी हलचल के बारे में पूछा गया तो वो बोले, बात करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता। एक चीज स्पष्ट समझिए कि बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी के लिए शनिवार को बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा प्रभारी, माननीय सांसद और विधायक शामिल होंगे। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर सम्राट चौधरी बोले, ये सब हम सबके स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रहिए। बिहार बीजेपी जिस तरह से लड़ती रही है आगे भी लड़ती रहेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा बंद होता रहता है, खुलता रहता है। इस पर सम्राट चौधरी ने से जब पूछा गया तो वो बोले, जिसने बयान दिया है उनसे पूछिए। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने पुराने बयानों से पलट गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे हम उनका अनुसरण करेंगे। आरजेडी के पास टूटकर जदयू विधायक चले जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जेडीयू विधायक मजबूत हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना संभव नहीं है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर वो बोले कि वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका सम्मान नहीं हो रहा था, गालियां दी जा रही थी। बता दें, गोपाल मंडल ने पहले कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा से फिर हाथ मिला लेते हैं तो उनका राजनीतिक पतन शुरू हो जाएगा। जब पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो विधायक क्या टूट जाएंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ टूट जाएंगे, लेकिन अब वो अपने पुराने बयानों से पलट गए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हो रही हैं उसको लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो चल रहा है सब लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे, इसलिए उनसे अपील की कि वो सब कुछ साफ कर दें। हालांकि मनोज झा से जब पत्रकारों ने कहा कि आप साफ कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से कुछ बोला ही नहीं गया है, मुख्यमंत्री साफ कर सकते हैं, गठबंधन उनके साथ हुआ है। बता दें, मनोज झा की बातों से भी लग रहा है कि अब नीतीश कुमार का जाना तय हो गया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के असमंजस वाले बयान पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार असमंजस की राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता के बारे में टिप्पणी की जा रही है कि आप असमंजस दूर करिए। माननीय नीतीश कुमार जी असमंजस की राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर राजनीति करते हैं। हम ना असमंजस में नेता को रखते हैं, ना अपने दल के कार्यकर्ताओं को रखते हैं और ना ही किसी और को रखते हैं। अल्टीमेटम हमको कौन देगा? अल्टीमेटम वाले हम लोग हैं, हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। बीजेपी से बातचीत के बारे में उन्होंने कहा, हमको कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, ना ही हम ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए अधिकृत हैं, ना ऐसे फैसलों में हमारी कोई भूमिका होती है। नीरज कुमार ने कहा कि जो कंफ्यूज हैं वो जाने, जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। बता दें, मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार कंफ्यूजन दूर करें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचाते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार विपक्षी दल इंडिया गुट के साथ मजबूती से खड़े होते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। इंडिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में किसी पर भी प्रधानमंत्री पद के लिए विचार किया जा सकता है, ये सुझाव देते हुए कि नीतीश कुमार सही समर्थन के साथ दावेदार हो सकते थे। अखिलेश की यह टिप्पणी इस बीच आई है जब कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए में जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक के भीतर चल रही दरार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि गठबंधन में सहयोगियों के साथ चर्चा और बातचीत में पार्टी को जो उत्साह दिखाने की जरूरत थी वो दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया टुडे से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए था, इंडिया गठबंधन पर चर्चा करने और उससे जुड़ने में कांग्रेस को जो उत्साह दिखाने की जरूरत थी वो गायब था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने 26 जनवरी को जोर देकर कहा कि पार्टी दृढ़ता से इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन चाहती है कि कांग्रेस गठबंधन सहयोगियों और सीटों के बंटवारे के संबंध में आत्मनिरीक्षण करे। प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए में जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी के कम से कम 3 नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन पार्टी के लिए अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि यह न केवल भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को कमजोर भी करेगा। हालांकि राजद ने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया और कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने कहा कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। इन खबरों के बीच की नीतीश कुमार जल्द ही जदयू भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। जदयू के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस द्वारा उन्हें इंडिया ब्लॉक का संयोजक पद नहीं दिए जाने से नाराज थे। सूत्रों ने कहा यह अपमानजनक था।
इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस द्वारा देरी किए जाने से नीतीश कुमार नाराज हो गए। जेडीयू की नजर जाहिर तौर पर 17 सीटों पर थी। बिहार में सियासी गहमागहमी के बीच अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार 45 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद सवाल और कयास और अधिक उठने लगे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले एसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे के स्वरूप और उसके समय के बारे में एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवारों पर सजाए गए सांचे, केंद्रीय कक्ष के कर्ण रथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। एएसआई कहता है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। N2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया हुआ है जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद हैं। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हुई। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद को बड़ा करने के लिए और उसके आंगन को बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खम्भों को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया था। एएसआई की मस्जिद के गलियारों के मुताबिक खम्भों की गहनता से जांच से ये बात सामने आई है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। एएसआई का कहना है कि मौजूदा मस्जिद की पश्चिमी दीवार का शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दबे ने एक बार फिर न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में न्यायपालिका अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। इससे पहले उन्होंने जनसत्ता के साथ बातचीत में सवाल उठाया था कि आखिर पिछले 10 साल से सरकार कोई भी महत्वपूर्ण केस हार क्यों नहीं रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या चल रहा है। न्यायपालिका की आज़ादी पर बात करते हुए दबे ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका को जितनी स्वतंत्रता दी गई है, आज न्यायपालिका उतनी स्वतंत्र नहीं है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों की झांकियां दिखाई गई हैं। यहाँ मणिपुर की झांकी भी दिखाई गई। इस झांकी का केंद्र मणिपुर का इमा बाजार था। इमा बाजार दुनिया का अकेला ऐसा बाजार है जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। झांकियों की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई। इसके बाद हरियाणा की झांकी दिखाई गई। आज परेड के दौरान कुल 25 झांकियां चली, जिनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल हुई। हैदराबाद में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए थे। भारत के पास 175 रनों की लीड है। भारत की तरफ से केएल राहुल ने 86, यशस्वी जायसवाल ने 80, रोहित शर्मा ने 24, शुभमन गिल ने 23, श्रेयस अय्यर ने 35 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज के.एस. भरत ने 41 रन बनाए। अभी जडेजा 81 रन बनाकर और अक्षर पटेल 35 रनों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार को हुए मुकाबले में नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा है। जोकोविच को यह हार दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर के हाथों मिली है। इसी के साथ जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। सिनर ने 4 सेट तक चले मुकाबले में जोकोविच को 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 से हराया। सिनर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं और उनकी उम्र 22 साल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।